हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा आखिरी चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 19 लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो लेक्चर नंबर 2 ये आज का लेक्चर, और इसके बाद दोस्तों और एक लेक्चर लेकर आऊंगा, तो आपका पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसी के साथ क्या कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पूरा 8th स्टैंडर्ड के साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बस एक और लेक्चर की बात है, आज का एक लेक्चर और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, तो पूरा 100% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। बेसिकली आपको याद होगा कि पहला लेक्चर मैंने आपको कराया था, तो स्टार्स क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, वैसे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार, प्रॉपर्टीज ऑफ सन का मैंने बताया था, प्लैनेट्स के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, ये सभी चीज हमने एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है हमारा इसके पहले का लेक्चर नंबर 1 का वीडियो, तो जरूर जाके देख लो। प्लेलिस्ट हमने बना रखा है पूरा, आपको टोटली लाइन बाय लाइन जितने भी वीडियोस है लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको आसानी होगी पढ़ने में। हर एक लेक्चर्स, हर एक चैप्टर्स दोस्तों कम से कम 4 या 5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ताकि आप आराम से छोटे छोटे पार्ट्स में इजीली थोड़े थोड़े टाइम में आप पढ़ सको। जब भी आपका मन करे पढ़ने का आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि वो चीज आप जरूर से फॉलो करोगे और प्लेलिस्ट हमारा जरूर से चेक कर लोगे। तो आज के इस लेक्चर की बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है आज के दिन, वो है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि हमने कल डिस्कस किया था, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हमारा ये जो स्टार्स है, ठीक है ना, जितने भी स्टार्स है बेसिकली, और खास करके हमारा जो मेन स्टार है हमारे लिए, जो हमारा सोलर सिस्टम का मेन जो हिस्सा है, वो क्या है दोस्तों, सन। ठीक है, तो सन और बाकी के जो स्टार्स है, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि वो लगभग मिलियंस ईयर, ठीक है ना, मिलियंस से लेके कहां तक, बिलियंस तक। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं लाखों से लेके, ठीक है ना, लाखों जो हिंदी में वर्ड होता है, लाखों से लेके करोड़ों साल के बीच में, करोड़ों साल के ईयर्स के बीच में जो ड्यूरेशन होगा, यानी कि लाखों करोड़ों साल के बीच में, पहले आज से अगर हम लोग लाखों साल और करोड़ों साल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो ईयर होता है, उसके पीछे चले जाए, तो समझ जाना कि वो टाइम पे हमारा जो सन है, या फिर जो सोलर सिस्टम है, या फिर जो हमारा मिल्की वे है, या जहां पे हम रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम, उसका निर्माण हुआ होगा। तो ये कितनी एक सोचने वाली बात है, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग करने वाली बात है कि यार हमारे अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, हमारे सन्स कैसे बने होंगे, अदर प्लैनेट्स जो है हमारे आसपास के, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो ये सभी चीज अगर बात किया जाए, इट इज नथिंग बट, क्या है ये जितने भी प्लैनेट्स है, इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स वी कैन से, और अ बलून ऑफ ए हॉट गैस, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है, एक तरीके से गैस ही है ना, पूरा पूरा हर जगह गैस ही है, और उसमें गैस की वजह से जब भी ये हुआ हमारा बिग बैंग थ्योरी की वजह से, तो अर्थ का फॉर्मेशन कहीं पे हुआ, कहीं पे लाइक लिथोस्फीयर बन गया, यानी वाटर फॉर्मेशन बन गया, कहीं पे एटमॉस्फेयर बन गया, यानी कि वातावरण जो हमारा गैस है, इसका जो माहौल है वो बन गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में लेयर बाय लेयर जो है हमारा फॉर्मेशन होता। ये तो मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसे जितने भी अदर प्लैनेट्स है या फिर स्टार से, ये लोग तो क्या है, इट इज नथिंग बट बलून ऑफ ए गैस। जैसे कि सन हो गया, तो सन क्या है, सन के अंदर जमीन है क्या, जैसे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर तो चलो जमीन है, यानी क्या है, लिथोस्फीयर जो मैंने बात किया था, ठीक है ना, हाइड्रोस्फीयर वाटर, ठीक है ना, मैंने इसके पहले शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया था। लिथोस्फीयर जमीन होता है, हाइड्रोस्फीयर वाटर होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा उस चीज के लिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं उस चीज को। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पृथ्वी के ऊपर लिथोस्फीयर है, जमीन है, लेकिन क्या वो सन के ऊपर है क्या, सन के ऊपर जाके हम लोग ऐसे ही रह सकते हैं क्या, बिल्डिंग्स बना सकते हैं क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। दो रीजन है पॉसिबल क्यों नहीं है। सबसे पहले रीजन ये है कि वो तो बहुत गर्म है, हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना हीट है कि जो भी इंसान या फिर कोई भी चीज, एक स्पेस क्राफ्ट कितने भी लाइक स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बनने, तो उधर जाते जाते वो जल के राख हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा हीट कोई भी चीज रेजिस्ट नहीं कर पाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि द सन इज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, यानी कि पूरा का पूरा एक वो हॉट गैस का एक गोला है, एक स्पीयर है, एक बलून है, जिसमें पूरा हॉट गैस है, कहीं पे भी जमीन नहीं है, तो आप वहां पे नहीं जा सकते। तो ये चीज समझने वाली बात है, ठीक है। और भले ही उसके पास गैस है, लेकिन वो गैस क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है कंटिन्यूअसली। उसके अंदर क्या होता है, बम्बार्डिंग होता है, बम्बार्डिंग यानी कि रिएक्शंस होते रहते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, आगे जाके और डिस्कस करेंगे ये सब चीज। और पहले लेक्चर में भी मैंने ये सब चीज आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि जैसे कि हमारा जो सन का जो निर्माण है, या फिर जो अदर प्लैनेट्स है, स्टार्स का निर्माण है, वो लगभग लाखों करोड़ों साल पहले हुआ था। और इसी टाइम पे हमारे जो सोलर सिस्टम है, या फिर जो हमारा यूनिवर्स है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, स्टार्स के फॉर्मेशन होने लगे, प्लैनेट्स के फॉर्मेशन होने लगे, यानी ऐसे बहुत सारे चीजों के भी फॉर्मेशन होने लगे। और धीरे धीरे लगभग ऐसा माना जाता है लगभग 4.5 बिलियन से ये चलता आ रहा है।
और आने वाले टाइम पे ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग वापस से 4.5 बिलियन यानी कि 4.5 बिलियन ईयर यानी कि लगभग 45 करोड़ साल बाद, अगर मैं एक अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक थियरी ऐसा बोला गया, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन ऐसा बोला गया है कि लगभग 45 करोड़ साल बाद ना, जैसा हमारा अर्थ पहले था, जैसे कि एक पूरा आग का गोला था एंड ऑल, बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि बहुत हॉट गैसेस होते थे हमारे अर्थ के ऊपर, तो हो सकता है कि ये 45 करोड़ साल के बाद फिर से वैसा हो जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लगभग शायद उतना साल तो ना लगे, उसके पहले ही हो जाए या फिर कुछ और भी हो सकता है, बिकॉज वी आर अनप्रिडिक्टेबल। हम इंसान लोग अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल की तरह जी रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। आप जैसे कि इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ गए, आप यूट्यूब पे घर बैठे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो, जो चाहिए वो खाने को मंगा सकते हो किधर से भी, लाइक इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे भी देखें अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंच रहा है, ये आपने नोटिस किया होगा। पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो जहां तक मेरा ऐसा मानना है, लगी मैं पर्सनल तौर पे बोल रहा हूं आपको, जो तो ये मेरा मानना है कि लाइक जितना ऐसा बोला गया है 45 करोड़ साल बाद, यार किसने देखा है, क्या पता है लगभग 100 साल के बाद जो हमारे आने वाली जनरेशन हो जाएगी, यानी कि एक जनरेशन के बाद दूसरी पीढ़ी आ जाएगी, 100-200 साल के बाद भी लाइक हमारा अर्थ इतना गर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि हमें अर्थ को छोड़ना पड़ेगा, या फिर जो इंसानियत होगी, जो क्रिएचर से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी खत्म हो सकता है। बट इट इज जस्ट आई एम सेइंग लाइक इट ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी के तौर पे बोल रहा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वेरी गुड। अगर नहीं होता है तो यार हम तो चाहते ही है कि नहीं हो, हमारी इंसानियत जो है ऐसी चलती रही, ठीक है ना। बट जो भी है, हम लोग को ये चीज एज ए क्रिटिकल थिंकर्स की तरह सोचना होगा, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे जैसा सोचने का दिमाग और किसी के पास नहीं है, तो हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा, ठीक है ना। और क्या पता हम अच्छा सोच के, जैसे हमारे इलॉन मस्क साहब है, वो सोच रहे हैं यार मार्स में जाके सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट करने के लिए, यानी कि हम अगर पृथ्वी को छोड़ दें तो हम दूसरे प्लैनेट पे जाके रह सके, मल्टी प्लानिटरी हो सके इंसान, कि हम भी लाइक स्पेसक्राफ्ट लेके कभी मार्स कभी अर्थ ऐसा कर सके। लेकिन जितना बोलने में आसान लगता है उतना है नहीं, कभी और डिस्कस करेंगे सब चीज़ के ऊपर। लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं, तो ये था एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक बेसिक पार्ट। अब एक्चुअल में एक टॉपिक और पढ़ना है हमें, जिसका नाम है बर्थ ऑफ स्टार्स। स्टार्स का बर्थ कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठीक है, हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है, तो एक मिटा के हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ कौन सा टॉपिक एग्जैक्टली चल रहा है, ठीक है। तो बर्थ ऑफ स्टार हमारा हेडिंग है, ठीक है, बर्थ ऑफ स्टार्स, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कोई भी चीज आपको जैसे कि रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस समझ के भी जाओगे, कंसेप्चुअल नॉलेज जो हम आपको समझा रहे हैं वो भी अगर समझ के जाओगे तो यू कैन राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ जो नंबर है जैसे 4.5 बिलियन ईयर, तो ये सब नंबर्स आपको एटलीस्ट बाय हार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बर्थ ऑफ स्टार्स की, ठीक है ना, स्टार्स का जन्म कैसे हुआ नॉर्मली। तो पहली बात तो ये तो आपको पता है कि हमारा जितने भी चीजें हैं उसका आविष्कार कैसे हुआ, लाइक बिग बैंग थियरी हुई थी, एक बुक भी लिखी हुई है इसकी उसके ऊपर, ठीक है ना। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलता हूं आपको बुक रीड करने के लिए, तो मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है बुक के बारे में। तो बिग बैंग थियरी हुआ, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स से लाइक टकराए आपस में, एंड बहुत सारे अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स का, गैलेक्सी का, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। एंड अभी भी वो एक मिथ है, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि किसी ने एग्जैक्टली नहीं कहा, या फिर कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि एग्जैक्टली यही हुआ था, ऐसा कोई भी बोल नहीं सकता। तो साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस एंड फाइंड द वे कि यार ये कैसे हुआ, तो स्टिल दे आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है ना। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड। एंड बात हमारे बर्थ ऑफ स्टार्स की, तो यहां पे नॉर्मली क्या बोला है कि स्टार्स इज नथिंग बट अ गैस, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला सन का एग्जांपल देके बोला कि क्या है, एक बलून ऑफ गैसेस है। तो यहां पे भी सेम हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे हॉट गैसेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैसेस होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक स्पीयर की तरफ फॉर्म हो जाते हैं, एक क्लाउड बना लेते हैं अपना, एक बादल बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत सारे जो गैसेस होते हैं जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जहां पे भी एम्प्टी स्पेस रहेगा, फॉर एग्जांपल स्पेस है हमारा, हमारा पूरा ब्रह्मांड में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, तो पूरा खाली जगह है, तो जहां पे भी वो जमा हो सके तो एक स्पीयर जैसा क्लस्टर ऑफ गैसेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वहां पे जो है वो स्टार्स का लाइक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। एंड जो मैं क्लाउड्स की बात करता कि जब बहुत सारे क्लाउड्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको, वो क्लाउड्स को हम लोग बोलते हैं इंस्टेलर, ठीक है ना, इंटरस्टेलर बोलते हैं, आई गेस मैं रॉन्ग पढ़ रहा हूं इसको, ठीक है ना, इंटरस्टेलर, ठीक है ना, माफ कीजिएगा मुझे, ठीक है, इंस्टेलर नहीं इंटरस्टेलर। और उसके ऊपर शायद एक मूवी भी बनी है, मैंने देखी तो नहीं लेकिन मैंने सुनी है, बहुत लोग से सुनी है, क्योंकि लाइक बोलते हैं ना अच्छे फ्रेंड सर्कल होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, तो मेरे भी फ्रेंड सर्कल काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो इंटरस्टेलर, ठीक है ना, इंटरस्टेलर करके एक क्लाउड है दोस्तों, एक क्लाउड नहीं, मतलब ऐसे टाइप के क्लाउड्स को हम लोग इंटरस्टेलर क्लाउड्स बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे गैसेस एक साथ मिलकर क्लाउड बनाते हैं हमारे स्पेस के अंदर, तो इंटरस्टेलर बोलते हैं, इंटरस्टेलर क्लाउड्स बोलते हैं। नॉर्मली बोला गया है कि इसको मेजर करने के लिए ना लाइट ईयर्स का यूज किया जाता है। तो और एक चीज है कि लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या होता है, तो लाइट ईयर यानी कि जो हमारी रोशनी होती है, जो लाइट होती है, उसको कितना टाइम लगेगा एक साल तक, मतलब एक साल की अगर हम बात करें नॉर्मली, ठीक है ना, तो एक साल में वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइट ईयर। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, जैसे कि
एक लाइट है, यहां से निकल के जा रही है, लेकिन वो ट्रैवल भी करनी चाहिए, नहीं तो लाइट तो वैनिश हो जाती है ना। तो समझ लो एक लाइट है, लाइट निकल के जा रही है, तो एक साल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? हो सकता है लाखों किलोमीटर किया होगा, हो सकता है करोड़ों किलोमीटर भी किया होगा, आई कांट से एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे डोंट वरी, आपको दिया हुआ है तो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। जब तक हम हैं तो आपको बहुत सारी जो इसके पीछे की गहराइयां जो होती है कि क्यों है यार, या ऐसा क्यों है, तो ये भी हम बताते हैं, कोशिश करते हैं। एटलीस्ट जितना मेरे पास नॉलेज है उतना तो मैं कोशिश करता हूँ। पहली बात तो मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज है। जो भी नॉलेज है मैं आपको बांट रहा हूँ ताकि आप लोग उसको गेन करो और अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाओ और अपने आने वाले जनरेशन को भी ये बांट पाओ, तभी तो ये चलेगा ना पीढ़ी दर पीढ़ी। और अच्छाई की जो चेन मैंने शुरू की है वो चलेगी आगे, ठीक है ना। तो जरूर से करना इस चीज को आगे अपने फ्यूचर जनरेशन में। तो मैं जब बात करता लाइट ईयर की, तो लाइट ईयर की जैसे मैंने बोला कि लाइट ईयर क्या है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल पर ईयर, यानी एक साल में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। और आपको एक चीज तो पता होगा कि जो हमारा लाइट होता है वो कितना किलोमीटर होता है, उसका स्पीड कितना होता है लाइट की। अगर मैं स्पीड की बात करूं, ये थोड़ा एक जनरल नॉलेज जैसा भी चीज हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट याद रहेगा। तो लाइट की जो स्पीड होती है, मैं स्पीड लाइट की बात हूं, जो भी लाइट रोशनी जो निकलती है उसकी स्पीड जो है ट्रैवल करने की, वो होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा बनेगा 3 और ये 10 के ऊपर 8 लिखा है, मतलब 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये 8 है, 8 जीरो लगा दिया। तो इसको काउंट करो, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ है। तो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो 30 करोड़ मीटर चले जाएगा। और उसको किलोमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं, ठीक है ना, किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। तो किलोमीटर मतलब क्या होता है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर मतलब 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो जो है काट दो, 1 2 एंड 3 जीरो काट दिया, तो ये क्या बन गया किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि ये कितना है, 3 लाख है, 10 100,000 लाख, तो 3 लाख किलोमीटर, यानी कि एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। सोचो यार, एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर लगभग समझ लो, बहुत होता है यार, मैं तो काउंट भी नहीं कर सकता। यहां से मतलब हमारे जो साउथ है ना इंडिया का, वहां से लेके सीधा लाइक कहाँ रशिया वशिया के भी पार चले जाएगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट, मैं कैसे बोलूँ, लाइक मुझे तो पता नहीं है जोग्राफिकल 3 लाख किलोमीटर कितना होगा, तो मैं बोल भी नहीं सकता। 3 लाख किलोमीटर बोलने के लिए कितना अजीब लग रहा है, कितना दूर है 3 लाख किलोमीटर। तो सोचो एक सेकंड में जो लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर पहुंच सकती है, उतनी उसकी स्पीड होती है। तो सोचो वो एक साल में कितना दूरी ट्रैवल करता होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, लाइट ईयर का डेफिनेशन, करेक्ट है। तो लाइट ईयर का डेफिनेशन उन्होंने क्या बोला कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय 1 ईयर, यानी कि एक साल में जो लाइट है वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करती है। आप सोचो दोस्तों कि एक सेकंड में जब 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, तो एक सेकंड की बात होगी, पूरे साल में कितने सेकंड होंगे यार, सोच भी नहीं सकता यार कितने सेकंड होंगे। एक नॉर्मल सा अप्रोक्सीमेट बताता हूं आपको, ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि हमारा एक घंटे में जो होता है दोस्तों, वो होता है 3600 सेकंड, ठीक है ना, 6 6 36, ठीक है ना, 60 मिनट्स और 60 सेकंड, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 सेकंड होता है। वैसे हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करो 24 से, ठीक है, फिर ये जो वैल्यू आएगा फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया एक दिन की बात। वैसे हमारे कितने 365 दिन होते हैं, लीप ईयर रहेगा तो 366 दिन होते हैं, ठीक है ना। और एक्जैक्टली मैंने आपको बताया था एक्चुअल में कितना होता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स होता है एक्जैक्टली, जो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी जो क्वेश्चन पूछा था, आपको याद होगा। जिन लोग नहीं फॉलो करते इंस्टाग्राम पे जरूर से करो, हम हर दिन वहां पे एक क्विज का क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन भी उधर पे पूछा था। तो आपकी नॉलेज अगर आपको बढ़ानी है तो वहां पे जरूर से हमको फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेआर ट्यूटोरियल्स के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, वहां पे आपको जो स्टोरीज होता है ना उसमें हम डालते हैं, और हमारे पर्सनल अकाउंट को भी फॉलो कर लेना, ताकि जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं हमारे लिए वो आपको पता चल जाती है, ठीक है। चलो बात तो हो गई उसकी। तो एक दिन में इतना हो गया, मेरे को, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप कैलकुलेट करके एक बता सकते हो, क्योंकि इतना हैवी कैलकुलेशन हो जाएगा ना यार, हमारा दिमाग चकरा जाएगा। तो इसको हमें दूर रखना है, लेकिन एक इमेजिनरी सिचुएशन को क्रिएट करना है। तो सोचो यार 3600 को 24 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 365 से मल्टीप्लाई करो। यार मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा। तो इतना वो ट्रैवल करेगा, इतना किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा एक सेकंड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट ईयर बोलेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत लंबा चौड़ा मैंने घुमा फिरा के बता दिया। एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। सिंपल सा ट्रिक मतलब याद नहीं रखना आपको, एक चीज बस सुनना है कि जैसे मैंने बोला कि हम लोग क्या एग्जैक्टली पढ़ रहे थे, लाइट ईयर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर क्या होता है, एक लाइट ईयर का मतलब जितना भी डिस्टेंस वो लाइट ने ट्रैवल किया, कितने साल में, 1 ईयर में, एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि लगभग 1 ईयर में वो 1 लाइट ईयर जो है, 1 ईयर में जितना भी लाइट ट्रैवल करता है वो होता है। तो नॉर्मली बात
ऐसा किया जाता है कि दो लाइट ईयर जो होता है ना, लाइट ईयर कितना किलोमीटर होता है, जो मैं आपको अभी इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा था, तो डोंट वरी, ये कैलकुलेशन आप अपने समझने के लिए कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी बता दिया। तो लोग खाली बोलेंगे हाँ इतना है याद रख लो बस, तो मैं वो आपको याद रखने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं समझने के लिए बताया, और एक्जैक्टली क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्जैक्टली जो लाइट ईयर जो होता है, जो एक्चुअल में बोला जाता है, कहां पे लिखूं, यहाँ पे लिखता हूं, जगह है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली जो लाइट ईयर होता है, मतलब एक लाइट ईयर मतलब कितना डिस्टेंस, अगर कोई पूछता है एक लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है किलोमीटर में, वो बताओ, तो मैं बोलूंगा उसको कितना होता है, 9,50,000 किलोमीटर। कितना होता है, 9,50,000, ठीक है। एक लाइट ईयर में 9,50,000 किलोमीटर जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो 1 लाइट ईयर है। तो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा होता है, तो इतना किलोमीटर होता है, ठीक है। और ये जो साइज होता है ना इंटरस्टेलर क्लाउड के, ये लगभग ऐसे ही लाइट ईयर्स के होते हैं, यानी कि जो आप इंटरस्टेलर की जो मैंने बात किया, क्या इंटरस्टेलर क्या होता है, इंटरस्टेलर क्या होता है भूल गए, अभी बताया था क्या होता है इंटरस्टेलर क्लाउड्स, जो आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है गैसेस का, वो कितने बड़े होते हैं, लगभग इतने बड़े बड़े होते हैं। तो सोचो यार, 9,50,000 किलोमीटर लंबे लंबे हमारे स्पेस में इंटरस्टेलर क्लाउड्स प्रेजेंट है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। और कभी कभी क्या होता है कि स्पेस में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, या फिर कुछ लाइक प्रेशर लगता है, या फिर कुछ ऐसा चीजों की वजह से ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, तो ये जो क्लाउड्स होते हैं, जो इंटरस्टेलर क्लाउड्स की जो मैंने बात किया था, ये क्या होते हैं, आपस में करीब आते हैं, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपांशन भी हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, साथ में उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, एंड टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लस्टर जैसा, यानी कि एक बॉल के शेप में फॉर्म करने लगेगा। और इसी के वजह से जब वो बॉल के वजह से फॉर्म करने लगेगा, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो इतना जो गैसेस है, जो क्लाउड्स है, इतना करीब आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करते करते, कि वो कैसे दिखने लगेंगे, एक स्टार जैसे दिखने लगेंगे। स्टार मतलब क्या होता है, एक राउंड ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है राउंड हो, ओवल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, तो वो चीज वैसा नजर आने लगता है। और वो बिकॉज ऑफ दैट ट्रिमेंडस प्रेशर, उसके अंदर क्या जनरेट होता है, ट्रिमेंडस टेम्परेचर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो स्टार होता है उसके पास खुद की जो है वो लाइट आ जाती है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं, समझ लो ये सन है, तो सन भी तो एक स्टार है, तो सन का फॉर्मेशन भी इसी प्रकार होगा कि जो गैसेस होंगे वो इतने करीब आ गए एक दूसरे को, इंटरस्टेलर जो क्लाउड्स था वो इतने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, टेम्परेचर बढ़ गया, और इसके अंदर इतना टेम्परेचर आ गया कि वो खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकता है और खुद का हीट प्रोड्यूस कर सकता है। तो दुनिया में जितने भी स्टार्स है सब ऐसे ही करते हैं, और इसी तरीके से जो स्टार है इसका बर्थ होता है, यानी कि जो टॉपिक था हमारा बर्थ ऑफ स्टार, जो मैं आपको बता रहा था कि स्टार का जन्म कैसे होता है, कैसे बनता है स्टार, यही तो है रीजन कि इंटरस्टेलर क्लाउड जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करीब आते कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यार, क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगा ना। कोई भी चीज का जब तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, गर्मी होगी, जैसे मुझे अभी हो रही है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हीट हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट, एंड वो खुद का लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है। और बेसिकली जो मैं इसकी बात कर रहा था, सन की अगर बात करूं, क्योंकि बेस्ट एग्जांपल तो हमारे लिए सन है, और हम दूसरे स्टार्स को इतने जानते भी नहीं है, लेकिन सन हमारे लिए सबसे बेस्ट स्टार है। तो सन की अगर बात करें तो उसके अंदर जो गैस होते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था कि सन के अंदर जो गैस होता है वो होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो चीज होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर टू गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द सन, एंड उसके वजह से ही वो जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, एंड जिसके वजह से वो एज ए फ्यूल जैसा काम करता है, ठीक है ना। इतना गर्मी होता है उसके अंदर, इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि वो पूरी दुनिया को हीट और लाइट जो है वो सप्लाई कर पाता है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड मोर देन वन स्टार, अगर आप देखोगे तो एक से ज्यादा स्टार जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर हमारा कोई भी इंटरस्टेलर क्लाउड जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि अगर एक इंटरस्टेलर क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे एक या एक से ज्यादा भी स्टार्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ना ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स हमारे गैलेक्सी में, हमारे यूनिवर्स में फॉर्म हुए हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और बड़े बड़े गाइगेंटिक मतलब बहुत ही बड़े बड़े इंटरस्टेलर क्लाउड्स भी जो है फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स, ये भी आपको मैं करा दूंगा, लास्ट टॉपिक है, मतलब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, डोंट वरी। मैंने बोला जैसे कि एक दो और लेक्चर लेकर आऊंगा, ठीक है ना, कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में ही खत्म कर दूं, लेकिन अभी एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ना स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। तो ये देख लो, खाली आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कर लो आप, ठीक है। तो हम बात करें दोस्तों स्टेबिलिटी की, ठीक है, चलो हेडिंग डाल देते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब सभी को पता होगा आई गेस, स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स, स्टेबल होना यानी कि एक जगह पे स्थिर रहना। स्थिर यानी क्या होता है, एक जगह पे रुका होना। तो मुझे एक बात बताओ कि हमारा जो स्टार्स है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, किससे बना है, बहुत सारे हॉट गैसेस से बना है। तो मुझे बताओ, स्टार जब गैस से बन गया, कॉन्ट्रैक्ट होके वो स्टार जो है वो गैस का ही गोला है समझ लो,
तो वो फैलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है गैस की कि गैस जो होता है वो एक जगह रुकता ही नहीं, भागने लगता है। कोई भी गैस को अपने में रिलीज करो तो गायब हो जाएगा। जैसे हमारे हवा में गैस ही है ना, क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें दिखाई देता है क्या? वो तो भागता है, कहीं ना कहीं निकला रहता है, वो हमको पता ही नहीं है। तो वो एक जगह नहीं रुक सकता। लेकिन क्या चीज है ऐसा जो स्टार्स को, लाइक वो स्टार्स ही बना के रखा हुआ है, उसके अंदर के जो गैस है वो अलग अलग क्यों नहीं हुए? स्टार्स गायब क्यों नहीं हुआ फिर से? क्या रीजन है? तो यही चीज का टॉपिक हमें पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स में दोस्तों। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स की अगर बात करूं, जैसे कि अगर हम लोग घर में एक अगरबत्ती जला लो, ठीक है ना, घर में एक कोना है मेरे पास, समझ लो, वहां पे मैंने अगरबत्ती जलाया, तो उसका जो धुआं निकलता है वो पूरे घर में फैल जाता है, क्योंकि वो क्या है, गैस है। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है कि अगर मैं कोई भी अगरबत्ती को एक कोने में जला रहा हूं तो वो पूरे जगह फैल जाएगा, क्योंकि गैस का एक नेचर होता है कि वो हर जगह फैलता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। फ्रेगनेंस जो होती है वो हर जगह फैल जाती है। वाटर को बॉईल करते हो तो जब भी आप उसको ढक्कन को हटाते हो तो वो पूरा उसका जो हीट होता है, जो वाप होता है, वेपर्स जिसको बोलते हैं, वो हर जगह फैल जाता है। करेक्ट है? ये एग्री करते हो आप लोग? करेक्ट है। अब दूसरा चीज मैं बोल रहा हूं कि ऐसा क्या चीज है जो स्टार्स को रोक रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, आपको एक चीज पता होगा, खास करके मैं स्टार्स के एग्जाम्पल में सन का ही लूंगा कंसिडरेशन, एंड आप कंसिडर करो कोई भी स्टार को, ठीक है ना। तो स्टार्स जो होते हैं बेसिकली समझ लो ये स्टार है, ठीक है। तो हर एक स्टार के पास या फिर खास करके सन के पास क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का एक चीज होता है। क्या होता है दोस्तों? एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का चीज होता है, ठीक है, जीएफ, ठीक है ना, वो वाला जीएफ नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जीएफ, याद रखना, ठीक है। अभी पढ़ाई की बात हो रही है, उसकी बात कभी और कर लेंगे, ठीक है। तो जीएफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। और दूसरा चीज मैं क्या बोला कि ये जो स्टार है, समझ लो ये स्टार है, तो ये किससे बना हुआ है पूरा का पूरा? ये एक इंटरस्टेलर क्लाउड से कॉन्ट्रैक्ट होकर बना, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे हॉट गैसेस है, ठीक है। और गैस का नेचर क्या होता है? बाहर भागने वाला। तो ये क्या करेगा, गैस जो है वो बाहर भागने की कोशिश करेगा। ये जो गैस होगा ये बाहर भागने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन कुछ फोर्स जो है वो अंदर की तरफ भी लग रहा है, कुछ फोर्स जो है बाहर की तरफ भी लग रहा है। तो जब कोई फोर्स उसको अंदर से भी दबा रहा है और कोई फोर्स उसको बाहर से भी दबा रहा है, तो इन शॉर्ट यहां से एक फोर्स लग रहा है, इन शॉर्ट एक यहां से फोर्स लग रहा है, यानी कि ये इसको इधर काउंटर करने की कोशिश करेगा, ये इधर काउंटर करने की कोशिश करेगा, यानी दोनों आपस में टकरा जाएंगे और क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ये वर्ड याद रखना, क्या हो जाते हैं ये दोनों फोर्स जो होते हैं, हॉट एयर के बाहर जाने वाले और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आने वाले, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वो स्टार उधर का उधर ही रहता है, स्टेबल रहता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो अगर दोनों में से किसी एक का भी फोर्स ज्यादा होता तो या तो ये जो स्टार है, अगर समझ लो एग्जांपल के तौर पे, तो ये जो फोर्स है, अभी इतना मैंने खराब डायग्राम बना है, ठीक है, लेकिन इमेजिन कर लो, समझ लो ये फोर्स इधर आ रहा है, तो अंदर वाला फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ वाला, ठीक है ना। तो अंदर वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो जो स्टार हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर दबाव महसूस होगा, प्रेशर महसूस होगा, तो वो क्या हो जाएगा? चिपटा हो जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? चपटा हो जाना, यानी कि क्या हो जाएगा वो? इन शॉर्ट इंग्लिश में बोलूं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा वो? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर अंदर का जो फोर्स है, यानी कि ये वाला जो बाहर की तरफ जा रहा था, कौन सा? हॉट एयर का खुद का जो प्रेशर है जो बाहर की तरफ खींच रहा है, उसको बाहर की तरफ भेज रहा है उसको, तो अगर वो ज्यादा हो गया तो हमारा ये जो स्टार होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों जो चीज मैंने बोला, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारे यूनिवर्स में होती रहती है। कुछ स्टार्स बड़े होते रहते, कुछ स्टार्स छोटे होते रहते, लेकिन बिकॉज ऑफ सन का साइज क्यों बड़ा नहीं हो रहा है, क्यों छोटा नहीं हो रहा है? बिकॉज उसके ऊपर इतना अच्छा ग्रेविटेशन फोर्स है, वो ग्रेविटी फोर्स और वो हमारे जो गैसेस जो फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। कभी भी कुछ भी चीज ज्यादा नहीं होता, एक्सपांशन भी नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। और इसी प्रकार जो हमारे स्टार होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। दैट्स वाई ये जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ स्टार, ये चीज आपको पढ़ना था, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं क्यों हमारा स्टार स्टेबल है एंड क्यों ये चीज है, और खासकर सन का एग्जांपल जो मैंने आपको देके समझाया, ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज जो आज हमने आपको पढ़ाई है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जल्द लेकर आऊंगा अगला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 3, जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। तो कोशिश करूंगा उसी दिन, यानी कि एक ही लेक्चर जो बचा है इसके बाद का लेक्चर नंबर 3, उसमें ही कंप्लीट करा दूं, ताकि आपका पूरा पोर्शन 100% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।